मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं तैयार हो रहे थे। फिर मैंने अपने होने वाले हस्बैंड से बात की, तो उनसे कहा मुझे 1 साल का टाइम दे दो। उसके बाद जब रास्ते में जाऊँगी तो मैं ऑटो में बैठती थी, ये फ़ोन लगा रहता था, करंट चलता रहता था मेरा। जैसे IR से रिलेटेड हो, साइंस टेक से रिलेटेड हो, तो अलग-अलग करके मैं पार्ट वाइज़ बाँट लेती थी और उसको स्टेपल करके रख लेती थी। हमारा बेस पहले से तैयार है, NCERT हमने पढ़ा है, तो ल्यूसेंट को हम फॉलो कर सकते हैं। ल्यूसेंट GS और साइंस के लिए मैं रिमाइंडर पढ़ा करती थी। रिमाइंडर की बुक आती है, उसमें पार्ट वाइज सारे जो साइंस के सेक्शन है वो दिए रहते हैं। मैं आपसे 3 ऐसे टिप्स पूछना चाहूँगा जो कि एस्पिरेंट को बताएं कि प्रीलिम्स के लिए वो उसको करें ही करें। 3 कि जब भी उसमें E ऑप्शन पे जाए तो E ऑप्शन को ज़्यादा गंभीरता से सोचेंगे तो फिर सारे के सारे में लगता है कि E ऑप्शन ही हो। थोड़ा सा स्ट्रगल महिलाओं के लिए ज़्यादा हो जाता है पुरुषों की तुलना में। फैमिली सपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर फैमिली सपोर्ट है तो आप आगे बढ़ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ अपर्णा कुमारी मैम हैं। जैसा कि 66th BPSC का रिजल्ट आया है, तो मैम का रैंक इसमें 162 के साथ RDO पोस्ट पे मैम का सिलेक्शन हुआ। मैम के चैम्बर में है। मैम अभी RDO पोस्ट पे ऑलरेडी काम कर रही हैं 64th के थ्रू। मैम ने 5 बार इंटरव्यू दिया है BPSC का, 62nd, 3rd, 4th, 5th और 66th। तो मैम समझानेंगे कि मैम का जर्नी क्या था, मोटिवेशन क्या था, और मैम जैसे कि शादीशुदा हैं, बच्चा भी है इनका, तो क्या स्ट्रेटेजी रही थी, क्या इनका स्ट्रगल रहा था और कहाँ से मोटिवेशन इनको इतना मिला, सारी जर्नी पे हम पूछेंगे। और कौन कौन सा कंटेंट इन्होंने फॉलो किया है, कौन सा बुक लिस्ट वगैरह, नोट्स वगैरह कैसे इन्होंने प्रिपरेशन में अपने कैसा उन्होंने बूस्ट किया, तो इसकी बात भी करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है, चैनल को सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सबसे पहले मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। आप ब्रीफली अपने बारे में बताएं। मैं बक्सर की रहने वाली हूँ और सारी एजुकेशन मेरी बिहार गवर्नमेंट के स्कूल से हुई है, स्कूलिंग सब वहीं से हुई है। फादर मेरे टीचर थे और शुरू में मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे BPSC या UPSC का प्रिपरेशन करना है, लेकिन फादर ने मेरे ग्रेजुएशन कराया, BEd कराया और उनको इच्छा थी कि मेरी बच्ची कुछ कर ले। तो मैं एज ए टीचर वहाँ पे MP हाई स्कूल है, वहाँ पोस्टेड हुई और वहाँ जाने के बाद मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सहकर्मी तैयारी करते थे, मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, शायद मैं कर सकती हूँ। तो जब पहली बार ट्राई किया पढ़ाई कर, और स्कूल में पढ़ाई करते थे हम लोग। सो मैम 5 अटेम्प्ट तक आपका क्या क्या स्ट्रगल रहा है, मतलब कौन कौन से स्टेज तक पहुँची आप? लगभग हर बार तो इंटरव्यू तक पहुंची हूँ मैं, और पाँचों अटेम्प्ट में मेरे LSW ही थे ऑप्शन। मैम आजकल के टाइम में जो है कि शादी के बाद मतलब कि ऐसा बहुत होता है, कम होता है कि मतलब शादी के बाद कोई प्रिपरेशन करे सिविल सर्विसेज की, तो उसमें फैमिली सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हम इंटरव्यू शूट करने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि आपका एक बेबी भी है 2 महीने का, और जो सर हैं आपके यानी हस्बैंड हैं, तो किस तरीके से मतलब सपोर्ट रहा उनका? एक्चुअली 2019 में मेरी शादी हुई, 2018 में फ़िक्स हुई, तो मुझे बहुत उस समय स्ट्रेस हुआ, क्योंकि मैं 63rd का मेंस दे चुकी थी, फाइनल रिजल्ट आने वाले थे 62 का और प्री हो चुका था 64th का। तो ऐसा लगा कि अब तो ब्रेक लग जाएगा। तो फिर मैंने सबसे बात की, कोई तैयार नहीं हो रहे थे। फादर मेरे सोच रहे थे कि मेरी तीसरी बच्ची है, मैं इसे, जैसा सभी पेरेंट्स सोचते हैं, जल्दी से शादी कर दूंगा तो उस बोझ से मैं, ऋण से मतलब दूर हो जाऊंगा। तो मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं तैयार हो रहे थे। फिर मैंने अपने होने वाले हस्बैंड से बात की, तो उनसे कहा मुझे 1 साल का टाइम दे दो। तो उन्होंने मुझे 1 साल का नवंबर में कहा कि इस नवंबर में शादी करें, तब तक सारी प्रिपरेशन कर लो, मेंस दे लो। और मैंने मेंस दिया 64th का, उसी टाइम दिया, जुलाई में ही, जिसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद मेरी शादी हुई नवंबर में, 30 नवंबर 2019 को। और शादी के बाद फिर मैंने कहा कि मुझे 1 साल और टाइम दे दिया जाए, और मैं 1 साल के लिए, ऐसा कहा जा सकता है कि मैं 1 साल के लिए बिल्कुल फैमिली से दूर और फ़ोन वोन से भी बिल्कुल दूर, और 1 साल पूरे कॉन्सेंट्रेट कर दिया। उसमें 65 का मैंने मेंस दिया। फिर उसके बाद 1 साल के बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, 64th में ही रिज़ल्ट आया मेरा, और रिज़ल्ट के बाद ज्वाइनिंग हुई, और अक्टूबर 2020 में मेरा बेबी आया। और उसके साथ साथ मैंने शुरू की अपनी जॉब। जी। और नवंबर में जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो 1 महीने का था। ट्रेनिंग करने के बाद आप बेबी के साथ हो? हाँ, ट्रेनिंग करने के टाइम में बगल में RSTI पटना में मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, और मेरा फ्लैट भी था वहाँ। तो मैं सारा दिन अप डाउन करते रहती थी, वहाँ से आती थी जाती थी बेबी के पास, क्योंकि 1 महीने का था, बहुत छोटा था। फिर 27 दिसंबर को हमने ज्वाइन किया यहाँ पे 2021 में। उस समय वो 2 महीने का हो चुका था। तो मैं उसे लेकर के यहाँ ऑफिस आया करती थी। जब तक वो 6 महीने का नहीं हुआ, तब तक वो मेरे साथ यहाँ ऑफिस आता था। जी।
सो मैम हम बात करें जैसा कि आप पहले टीचर थी, तो टीचर थी तो मैम उस समय बड़ी हेक्टिक मतलब शेड्यूल होता है, टाइम कम मिल पाता है। तो मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि सुबह से लेकर शाम तक आपका रूटीन कैसा होता था, कैसे टाइम को मैनेज करती थी अब तक, क्योंकि सिविल सर्विसेज बहुत टाइम देना होता है, कैसे मैनेज किया? जैसे सुबह उठा, स्कूल जाना है, उसके पहले सारे काम निपटाए। और कोई भी यूट्यूब चैनल हम जैसे सब्सक्राइब करते थे करंट के लिए, तो ईयरफोन लगा कर कान में और काम करना शुरू करते थे हम लोग। उसके बाद जब रास्ते में जाऊँगी तो मैं ऑटो में बैठती थी, ईयरफोन लगा रहता था, करंट चलता रहता था मेरा। स्कूल में जाती थी, प्रेयर होता रहता, मेरे कान में ईयरफोन लगा रहता था, करंट चलता रहता था। फिर क्लास लेती थी, क्लास टीचर थी, क्लास में बच्चों को पढ़ाया, फिर बाहर आई तो ब्रेक मिला जैसे एक पीरियड का, तो फिर बैठ करके कहीं एक कॉमन रूम था या फिर हमारा स्कूल बहुत बड़ा था तो पेड़ वगैरह सब थे, तो पेड़ के नीचे बैठ करके प्रिपरेशन करना वहाँ। फिर ऐसे करके प्री की प्रिपरेशन तो स्कूल में ही हो जाती थी। न्यूज़पेपर हम लोग ज़रूर पढ़ते थे, और जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, मैं कहूँ कि न्यूज़पेपर को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि मोस्टली जो दिखाता है कंटेंट उसमें मिलता है हमें, और करंट से रिलेटेड होता है। तो मेरा मेंस के लिए रहता था कि न्यूज़पेपर से कलेक्शन मैं करती थी, एक डायरी ले करके और पेन, न्यूज़पेपर के साथ में बैठती थी। कोई भी डाटा आया मैं उसे नोट कर लेती थी, कुछ भी कोई योजना आई उसे नोट कर लेती थी, और वो डायरी मेरी तैयार होती थी प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी तैयार होती थी। उसको याद कर लिया, मेंस जब लिख रहे हैं राइटिंग तो उसमें योजनाओं का नाम डाल दिया, ये डाटा इतना इस मद में आया है, इसके लिए इतनी सब्सिडी आई है, उसको डाल दिया, तो वो ज़्यादा प्रूफ हो जाता था मेंस का क्वेश्चन। तो उस तरह से ये मेंस की प्रिपरेशन होती थी हमारी। जो आते हैं संपादकीय आते हैं हमारे, उसको हर मैटर वाइज में कट करके एक फ़ाइल बनाती थी। जैसे आईआर से रिलेटेड हो, साइंस टेक से रिलेटेड हो, तो अलग अलग करके मैं पार्ट वाइज बांट लेती थी और उसको स्टेपल करके रख लेती थी। और जब एक क्वेश्चन लगता था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उस क्वेश्चन को रख करके, लिख करके, और सारे मैटर को रख करके थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिला करके एक क्वेश्चन तैयार कर दिया। इस तरह से मेंस के लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन किया, और फ्लो चार्ट और डायग्राम ज़रूर बनाते थे। कहीं भी थोड़ा भी स्पेस लगे कि हाँ यहाँ हम बना सकते हैं, तो वहाँ झट से छोटा सा एक फ्लो चार्ट और डायग्राम या मैपिंग कर दिया। तो इससे मेंस में जो कभी मेरा मेंस इसलिए नहीं रुक पाया कि ये जो था ट्रिक मैंने हर मेंस में अपनाया, हर पेपर में अपनाया, चाहे एलएसडब्ल्यू में हो उसमें भी। सो मैम जैसे कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जब आपने सोचा कि आपको तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, बीपीएससी की, तो प्राइमरी कंटेंट जो थे, आपके रिसोर्सेज क्या थे, आप किस पे रिलाई किया? सबसे पहले तो एनसीईआरटी के सारे बुक जो है 6 से 12 तक के, उसको पढ़ा, और ये बेसिक हमारे जो थे उससे क्लियर हो गया। और उसके बाद जो Advanced book, हाँ, एडवांस बुक में बिहार से रिलेटेड हम देखें तो इम्तियाज़ अहमद की बुक मैंने पढ़ी। करेंट से रिलेटेड जो एडिटोरिया आता था, अब वो आने लगा, उस टाइम नहीं आता था। करेंट से रिलेटेड बहुत सारे बुक आते थे, जैसे महासागर मंथन वगैरह। इसको प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ का हम लेते थे, वो ज़रूर पढ़ते थे। तो करेंट का तो जो न्यूज़पेपर है उससे भी हो जाता था। तो ये प्रीलिम्स के लिए हमारे स्ट्रेटजी रहते थे। मैम प्रीलिम्स की बात करिए, फिर से मतलब कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, हालांकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो उसके लिए जैसे कि 1 महीने अभी टाइम है, मतलब उम्मीद है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी 1 महीने में स्टूडेंट उसकी कैसे प्रिपरेशन करें? उसके लिए पहली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम बहुत ब्रॉड नहीं पढ़ें, एक चीज़ को बहुत बार पढ़ेंगे। क्योंकि अगर देखिए हम जीएस के क्वेश्चन तो हर बुक में लगभग वही मिलते हैं हमें, तो एक ही बुक को बार बार पढ़िए, ना कि बहुत सारे बुक को एक बार पढ़िए। इसमें हम अगर हमारा बेस पहले से तैयार है, एनसीईआरटी हमने पढ़ा है, तो ल्यूसेंट को हम फॉलो कर सकते हैं, ल्यूसेंट जीएस। और साइंस के लिए मैं रिमाइंडर पढ़ा करती थी, रिमाइंडर की बुक आती है, उसमें पार्ट वाइज सारे जो साइंस के सेक्शन है वो दिए रहते हैं, उसको पढ़ा। और बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद पढ़ा, विभास पैनोरमा भी मैंने पढ़ा था। और इसके अलावा करंट के लिए अभी अभी वर्तमान में एडिटोरिया है, उसको कर सकते हैं। कोई यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए उस टाइम में रहते हैं कि आप काम कर रहे हैं और बिजी है, तो वो सुन भी सकते हैं। 100% नहीं, 50%, 25% भी काम करते वक्त जब जाएगा तो वो काफ़ी है हमारे लिए। मैम जी आप 5 बार लगातार इंटरव्यू दी हैं, हर बार अपने प्रीलिम्स और मेंस निकाला है, मैं आपसे 3 ऐसे टिप्स पूछना चाहूँगा जो कि एस्पिरेंट को बताएं कि प्रीलिम्स के लिए उसको वो करें ही करें। 3 टिप्स क्या होगी आपकी नज़र में? सबसे पहले तो करंट को बहुत लाइटली ना लें। करंट नॉर्मल करंट अब बीपीएससी में नहीं आते हैं, और डीप में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, उसको गंभीरता से लेना होगा। और दूसरा होगा कि आप जो हिस्ट्री वाले सेक्शन हैं, बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और बिहार से रिलेटेड भी,
तो इसको बिल्कुल कवर करें बहुत अच्छे से। मोटा मोटी हम देखें तो 40 क्वेश्चन के आसपास ऐसे कवर हो जाते हैं। और तीसरा टिप्स ये रहेगा आपका कि जब भी उसमें ई ऑप्शन पे जाए तो ई ऑप्शन को ज़्यादा गंभीरता से सोचेंगे तो फिर सारे के सारे में लगता है कि ई ऑप्शन ही होगा। तो थोड़ा सा ई ऑप्शन में जब कंफर्म हो जाए कि ई ऑप्शन होगा तभी ई ऑप्शन को लगाएं। मैम मेंस की बात करिए तो मेंस में आपके जो क्या रिसोर्सेज थे और कौन कौन सा कंटेंट पर आपने रिलाई किया और बुक लिस्ट वगैरह कौन सा फॉलो किया? मेंस के लिए जीएस के लिए तो देखा जाए तो मैं दृष्टि जो मैगजीन आती है करंट, मैं उसको लेती थी। इसके अलावा जनसत्ता एक पेपर आता था, उससे मैं ऑनलाइन उससे मटेरियल निकालती थी। और न्यूज़पेपर के ज़्यादा डिपेंड रहते थे हम लोग, बजट वगैरह और इन सब से मिलाकर खुद ही नोट्स तैयार करते थे, किसी बाज़ार पे नहीं। और बाजार पर बिल्कुल नहीं, खुद ही। आज भी मेरे फाइल में मेरे नोट्स पड़े हुए हैं। पेपर पे मैं क्वेश्चन राइटिंग करती थी और आंसर राइटिंग करके उनको स्टेपल करके अलग अलग फाइल में रखती थी, वो अपने होते थे मेरे। मैम जैसे कि आपने नोट्स का नाम लिया कि सेल्फ नोट्स होना चाहिए, किसी के नोट्स को फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि खुद के द्वारा बनाए हुआ नोट्स होना चाहिए। तो फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग के बाद कौन सी रीडिंग के बाद नोट्स बनाया जाए तो ज़्यादा वो सही रहेगा? कैसे पहले रीडिंग में ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कोई डीप में नहीं जा पाते हैं, सतही तौर पे उसे पढ़ते हैं, तो नोट्स बनाने का जो आइडियल टाइम होगा वो कौन से टाइम के बाद वो बनाए? फर्स्ट टाइम में आप रीडिंग करके रहे उसको, और मैंने जैसे कहा कि एक जगह कलेक्ट करके रख लीजिए। और फिर जब लगे कि हाँ ये इशू करेंट में आ रहे हैं तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाइए। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि बिना पढ़े जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो खुद ही नहीं समझ में आता है, वो कंटेंट समझ में नहीं आता है कहाँ किस कंटेंट को यूज करें। जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये कंटेंट यूज हो सकता है और ये जो है इसको यूज नहीं कर सकते हैं या ये यूजलेस है, उसको हम साइड कर सकते हैं उस कंटेंट को। दोस्तों घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्टी विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू। सो मैम कोचिंग की बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका होती है। ऐसा एस्पिरेंट सोचते हैं कि कोचिंग मेरे पास होगा तो ही हम इसको क्रैक कर सकते हैं। हम प्रिविलेज होते हैं बहुत लोग तो पटना में, दिल्ली में, इलाहाबाद या कोचिंग कर पाते हैं। आपने यदि कोचिंग किया है तो उससे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही आपकी पूरी इस जर्नी में, और नहीं किया है तो क्या उसके बिना पॉसिबल है कि नहीं सिविल सर्विसेज क्रैक? कोचिंग के मैं कहूँगी कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कोचिंग के नाम पे सिर्फ एक क्लास ली है आज तक, साइंस टेक का क्लास एसके झा सर लेते थे और उनके साथ मैंने बस साइंस टेक का ही क्लास लिया शुरू से, और वही जो मेथड बताते गए सारे पेपर में मैंने अप्लाई कर दिया। और आज भी मैं उनसे मॉक टेस्ट के टाइम ही जाती हूँ तो पर्सनली मेरा मॉक टेस्ट लेते हैं, वो क्लास इंटरव्यू की नहीं चलाते लेकिन लेते थे। तो बस इसके अलावा मैंने और कोई क्लास नहीं, सेल्फ स्टडी। मैम जो है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एनसीईआरटी की भूमिका मतलब कितनी होती है? बिना एनसीईआरटी के एडवांस बुक पर सीधे जंप करके यदि एस्पिरेंट तैयारी करते क्या पॉसिबल है? एनसीईआरटी की भूमिका बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे बेस हैं, उससे हमारा बेस स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं उससे हमारा बेस स्ट्रांग होता है। तो मैं कहूँ कि जंप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैम डिमोटिवेशन होता है, जैसे कि आपने 2 अटेम्प्ट पहला दिए, उसमें इंटरव्यू तक गई, फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया, 64th में आपका जो फाइनलिस्ट में नाम आया, तो डिमोटिवेशन सब अपने तरीके से हैंडल करते हैं। बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो तो मतलब उसको कैसे हैंडल करो, ओवरकम कैसे करें? एक हमारे साथ सिचुएशन हुई थी, 63rd बीपीएससी का हमने इंटरव्यू दिया था। हम 3-4 कैंडिडेट थे बक्सर से, और 13 अक्टूबर की रात को 3 बजे रिजल्ट आया था। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम सभी में तीनों लोग का नहीं हुआ, 3-4 लोग थे। और 15 अक्टूबर को प्रीलिम्स था 65 का। उस समय शायद हमारी हिम्मत सबकी जवाब दे गई थी, फाइनल में रिजल्ट नहीं होना, अगले दिन जा कर के प्रीलिम्स देना, कैसे दें, दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक हिम्मत सबने जुटाई, चलो नहीं हुआ तो क्या, आगे होगा, आगे करेंगे, फिर से करेंगे। थोड़े से सभी परेशान थे, इमोशनल थे, लेकिन तीनों लोग हम लोग गए और प्रीलिम्स दिया और 65 प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक हम लोग पहुँचे। मैम आप महिला हैं और आप इतना स्ट्रगल करके यहाँ पहुँची हैं, पहले टीचर का जॉब करती हैं आप, उसके बाद आपकी शादी होती है, आपका बेबी होता है, तो आप महिलाओं के 2 शब्द क्या कहना चाहोगे, उनको क्या मैसेज आप? थोड़ा सा स्ट्रगल महिलाओं के लिए ज़्यादा हो जाता है पुरुषों की तुलना में। फैमिली सपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर फैमिली सपोर्ट है तो आप आगे बढ़ सकती हैं। और हम किसी भी एक पर्सन को अवॉइड नहीं कर सकते, महिला बच्चे हैं उनको भी हमें टाइम देना ही है,
वर्किंग है तो वर्क पे काम देना ही है, लेकिन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आप लेकर चलेंगी तो सब कुछ पॉसिबल है। सो मैम आपका ये मतलब लास्ट अटेम्प्ट था कि अभी फिर से आगे जर्नी स्टार्ट रहेगी? आगे जर्नी तो है मेरी, लेकिन मैंने 67th अप्लाई किया था, फॉर्म डाला था, लेकिन मैं देने नहीं गई क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए मतलब कैंसिल हो गया। कैंसिल भी हो गया। मैंने ये सोचा कि अगर एक बाउंडेशन बीपीएससी ने लगाया था कि 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं दे लेती हूँ और मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो फिर मेरी ये अटेम्प्ट बेकार चली जाएगी, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था। लेकिन अगर मुझे अभी टाइम मिलता है, अगर अगस्त में होने वाला है, तो मैं उसके लिए तैयारी करूँगी और लगूंगी फिर से। थैंक यू सो मच मैम कि अपन बहुत प्रोसेस समय निकाला और मुझे टाइम दिया अपनी जर्नी स्ट्रगल मोटिवेशन बताने के लिए। तो अपर्णा मैम है और इनका बीपीएससी में इस बार रैंक जो है कि 162 है और मैम के 5वां अटैम्प्ट था और लगातार मैम ने इंटरव्यू तक पहुंची और मैम का 2 बार सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं अपनी जर्नी बताई, स्ट्रगल बताया, मोटिवेशन बताया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। और मैम हम ईश्वर से दुआ करते हैं, विश करते हैं कि आपका आने वाला जो भी अटैम्प्ट है उसमें प्रॉपर आप SDM बने और फिर से एक बार आपका साक्षात्कार करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।